हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा भारत में औद्योगिक मुद्दे एवं पहल को लेकर लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस चौथे लेक्चर पर आइए ताकि आपको यहाँ पर अच्छी सी समझ हो सके। और जहाँ तक मुझे आशा है कि मैंने आपको जो लास्ट 3 लेक्चर पढ़ा है वहाँ तक आपकी समझ हो चुकी होगी कि भारत में औद्योगिक स्थिति क्या रही। हमने एमएसएमई के बारे में भी जाना कि उनकी स्थिति क्या है और क्या मुद्दे हैं, क्या पहल। इस जो पूरा टॉपिक है हमारा भारत में औद्योगिक मुद्दे एवं पहल, इसमें स्पेशल कोई अलग से मुद्दे और पहल नहीं है। यहाँ पर बहुत वाइड एरिया है, आपको सारा पढ़ना रहेगा, उसी के बाद ही आप एक समझ विकसित कर पाएंगे। तभी मुझे इसमें लगभग 4 लेक्चर लगे ताकि आपको एक पूरा क्राइटेरिया फिक्स हो जाए कि भारत में वाकई में औद्योगिक स्थिति क्या है। इसके अलावा आप भारत में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक क्या है वो भी साथ में याद रखते चले, और जो डेटा अपडेट होता रहे, जानकारी आती रहे, वो लेते चलेंगे। तो आपका जो भारत में औद्योगिक मुद्दे में पहल है ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा लास्ट लेक्चर है उद्योग से रिलेटेड, इसमें हम बात करेंगे सार्वजनिक उपक्रम की। हालांकि इनकी चर्चा हम लगभग 3 लेक्चर वो सब में कर रहे हैं कि भारत में जो सरकारी उद्योग थे उनकी स्थिति क्या थी, कौन घाटे में गए वगैरह। लेकिन सारे उद्योग तो घाटे में नहीं गए थे। कुछ उद्योग जो अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे उनको भी सरकार को देखना था, और उनका प्रोत्साहन करने के लिए भारत में सार्वजनिक उद्यम तो कब के स्थापित किए गए, लेकिन उन्हें बढ़ावा देने के लिए उन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणियों में बांटा गया। अब यहाँ पर इसी वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहले तो हम चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक उपक्रम क्या होता है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो सरकारी उद्योग। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं उनका महत्व क्या है ना। उपक्रम ही एक टर्म यूज़ की जाती है इकोनॉमी में, या आप उद्यम की कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग काम करती हैं, इसलिए उपक्रम कहना सही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है उनका महत्व क्या है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषता क्या है, यानी कि ये भारत में किस प्रकार से योगदान देते हैं। इसके अलावा उनका संगठन किस प्रकार से होता है, और फिर हम चर्चा करेंगे नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न, और फाइनली 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर औद्योगिक विकास मुद्दे में पहल समाप्त हो जाएगा। और ये लेक्चर जानना हमें ज़रूरी है, खासकर मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न के बारे में। लेकिन इनसे पहले आपको सार्वजनिक उद्यम के बारे में भी चर्चा करनी रहेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और आशा करता हूँ पिछले लेक्चर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में सार्वजनिक उद्यम लगाने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली बात कि इनको इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है। शुरुआत में हमारी सरकार ने ऐसा क्या सोचा कि हमें सार्वजनिक उद्यम ज़्यादा लगाने चाहिए। हालांकि मैंने एक बेसिक बात भी बताई थी आपको कि भारत में एक समस्या क्या थी कि हम आज़ाद हुए थे तो हम कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चाहते थे। हमें वही डर था कि जिस हिसाब से अंग्रेज़ों ने हमारा साथ किया वैसे बाहरी कंपनियां कर ले, लेकिन भारत के अंदर भी प्राइवेट कंपनियां इतनी शुरुआत में नहीं लगी 1991 से पहले। तब भारत में सरकारी कंपनियां बड़े पैमाने पर लगी गई। अब पहले हम ये समझते हैं कि आखिर निजी कंपनियां और निजी कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम में थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है। उसके लिए पहले कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। अगर एक ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब उद्योग की बात आई तो इसे उद्योगों का स्थानीयकरण भी कहते हैं। कि किसी उद्योग के स्थानीयकरण यानी कि जहाँ पर वो लागू हो रहा है उसके लिए क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती है। तो सबसे पहला होता है, अगर कोई आप बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे तो पूंजी चाहिए। पूंजी यानी कि पैसा। तो कोई भी जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। दूसरा होता है बाज़ार। देखिए ये चीज़ सोचने वाली है कि कोई भी कहीं पर भी अगर बिज़नेस या अपना कोई फैक्ट्री उद्योग लगाता है तो वो ऐसे ही नहीं लगाता है, वो वहाँ पर क्या देखता है, बाज़ार भी देखता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, क्या मध्य प्रदेश में मछली मार्केट इतना चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही मछली मार्केट अगर साउथ में, पश्चिम बंगाल में चले तो बहुत तेज़ी से चलता है। तो वही चीज़ें होती है कि किसी चीज़ की कहाँ पर क्या आवश्यकता है। अगर मैं मालवा रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर दाल बाटी आपको हर ढाबे में मिल जाएंगे, लेकिन साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, इडली डोसा। तो ये होता है कि लोगों की जो आवश्यकता होती है बिजनेस भी उसी प्रकार से लगाए जाते हैं, बाज़ार में जिसकी मांग होती है उस हिसाब से लगाए जाते हैं।
इसके अलावा अगर कहीं पर कोई फैक्ट्री लगे तो उसके लिए विद्युत बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट होता है कि कोई भी कहाँ पर फैक्ट्री लगाता है वो ये देखना चाहता है कि उसे जो विद्युत हो वो किसी मिले सस्ती लागत में मिल जाए। तो सबसे एक चीज़ और ये भी देखी जाती है। उसके अलावा कच्चा माल, यानी कि यहाँ पर एक जो चीज़ निकल कर आती है वो ये कि कोई भी उद्योग लगाया तो जाता है, लेकिन उसके लिए कच्चा माल जो है वो कहाँ से आएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में अधिकांश शक्कर उत्पादित होती है, क्योंकि वहाँ पर गन्ना भी ज़्यादा उत्पादित होता है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो उज्जैन जिला सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है, इसलिए यहाँ पर जो सोयाबीन से तेल निकालने का संयंत्र भी है। यानी कि अक्सर क्या होता है कि जहाँ पर कच्चा माल निकटतम पड़ता है कोई भी फैक्ट्री वहीं पर लगाना चाहता है। इसके अलावा भूमि, तो जहाँ पर भूमि सस्ती मिले, अच्छी मिल जाए, अच्छे रेट पर मिल जाए, कम किराया देना पड़े, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौगोलिक स्थिति भी मायने यहाँ पर रखती है। जैसे कि अरावली क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, विंध्याचल, इन क्षेत्रों में फैक्ट्री नहीं लगती है, हाँ करते जितना कि जो आपकी यूपी बिहार के समतल मैदान में लगाई जाती है, क्योंकि भूमि का एक फ़र्क ये भी होता है कि परिवहन उससे जुड़ा होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई उद्योग लगा रहा है और उसके उद्योग के निकट से 8 लेन रोड गुजरता है, तो फिर उसके उद्योग को मध्य प्रदेश से दिल्ली बम्बई जाने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मान लेते हैं कोई नक्सली इलाके छत्तीसगढ़ में कोई उद्योग लगा रहा है, तो वहाँ से उस उद्योग की बम्बई, दिल्ली या जम्मू कश्मीर तक पहुँच होने में माल खराब हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहीं पर क्या होता है कि एक शुरुआत होती है सार्वजनिक उपक्रम की। हमेशा जो निजी उपक्रम है या निजी कंपनियां हैं, वे अपना उद्योग ऐसे क्षेत्रों में लगाएगी जहां उन्हें क्या हो, अच्छा खासा लाभ हो। पहली तो चीज़ ये। दूसरा, उन्हें उसमें क्या करनी पड़े, कम पूंजी निवेश करनी पड़े, और लाभ के लिए ये सारे पॉइंट जिम्मेदार है ही सही। लेकिन आप देखेंगे कि कभी भी प्राइवेट सेक्टर ना तो आपको खनन में मिलेगा, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी कोयला खनन करते हुए नहीं मिलेगी, या ना ही बिजली उत्पादित करते हुए, है ना। बिजली उत्पादित की बात कर रहा हूँ मैं, वितरण की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिजली उत्पादन बहुत सारे संयंत्र लगते हैं, बहुत सारी बार घाटे में चला जाता है। फिर उसके बाद कोयले की आपूर्ति, पानी का ज़्यादा कम गिरना, इसके अलावा जो तेल निकालना होता है, कच्चा तेल समुद्री इलाकों से, तो ये जितने भी भारी भरकम है, चाहे बांध बनाना हो, इन सब में भारत सरकार की सरकारी कंपनियां काम करती है, ना कि प्राइवेट। क्योंकि प्राइवेट ज़्यादा लाभ चाहता है, पूंजी कम निवेश करना चाहता है और खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। जहां पर लोगों के लाभ की बात हो वहां पर फिर क्या स्थापित होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम। तो कुल मिला के निजी उपक्रम या निजी कंपनियां इस मामले में घबराती, तब सरकार को क्या होना पड़ता है, फिर आगे आना पड़ता है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे देश या विश्व की बात यहाँ पर निकल कर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का महत्व क्या है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया है, इसे थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, संतुलित क्षेत्रीय विकास। देखिए आपको पता होगा कि उद्योग हमेशा किसी एक जगह में सिमट के रहते हैं। जैसे कि एमपी की बात करें तो एमपी में आपको मिलेगा क्या कि जो उद्योग है वो एमपी की पश्चिमी साइड में ज़्यादा है और इस साइड आपको उद्योग न के बराबर मिलेंगे। और आप देखेंगे उद्योग का क्षेत्रीय असंतुलन है, गुजरात में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में पूरे एक औसत निकाले तो कम है। ऐसे में क्या होता है कि सरकारी कंपनियां वे क्षेत्र जहां पर उन्हें क्षेत्रीय संतुलन लाना हो, लोगों का भला करना हो और सभी जो उत्पाद है वो सभी जगह तक पहुंचना हो, वहां पर चाहे उसे लाभ हो ना हो, पूंजी कैसी मिले, परिवहन मिले या ना मिले, फिर भी वो अपना उद्योग स्थापित करती है। किसके लिए, लोगों के भले के लिए, ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास हो और लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम तो देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब ये कैसे, तो आप देखेंगे कि भारत में परमाणु उद्योग हो, इसके अलावा रेलवे हो या जैसे भी जो रासायनिक उद्योग हो, उन पे आज भी किसका अधिकार है, भारत की सरकारी कंपनियों का, यानी कि वही बना सकती है। अब इसमें परमाणु काफ़ी एक तरीके से हम मान सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है। इसमें आप किसी प्राइवेट कंपनी को उत्पादित करने के लिए दे दो, या जैसे कि हम इसकी बात करें, अंतरिक्ष की बात भी करें, तो आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी को उत्पादित करने के लिए दे देते हो और जानकारी लीक हो जाए तो ये बहुत गोपनीय विषय होता है। तो इससे क्या होता है, देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके बाद में बात करूँ आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखना। तो आपको पता होगा कि जो भारत है उसमें अधिकांश जो तेल उत्पादित कंपनियां, आपने एक तो इंडियन ऑयल का नाम सुना होगा, इसके अलावा आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम सुनते हैं। ये ज़्यादातर दो कंपनी आपने सुनी होगी। पेट्रोलियम के मामले में बात कर रहा हूँ मैं। रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वही सिर्फ इकलौती है
जो इनको टक्कर दे रही, बाकी अधिकांशतः आपको ये मिलेगी, ताकि क्या होता है कि ये कंपनियां, ये सरकारी कंपनियां क्या कर सके, वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण कर सके। बिजली की बात करें, बिजली अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगी तो स्वाभाविक सी बात अपना लाभ देखेगी और फिर वे जनता के बिल माफ़ करने की बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, कम करने की नहीं सोचेगी। जो आप अक्सर सुनते हैं ना, किसी राज्य में योजना चल रही 100 रुपये में 100 यूनिट तक का, तो वैसी योजना फिर संभव नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये लोगों के भले के लिए भी होता है, जिससे नियंत्रण बना रहता है। और चौथा पॉइंट क्या था यहाँ पर, निजी एकाधिकार के प्रभाव को समाप्त करना। तो ऐसा ना हो बहुत सारी बार कि ज़्यादा एकाधिकार हो जाए निजी कंपनियों का और सब तरफ वे ही ज़्यादातर हैं, तो उनके एकाधिकार को कम करने के लिए किया जाता है। तो सार्वजनिक उपक्रम का महत्व इस आधार पर रहा और आशा करता हूँ चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए हों। चलिए आगे बढ़ते हम और नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ क्या है। एक सीधे शब्दों में कहें तो सरकारी कंपनी, सरल भाषा में कहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह दें सरकारी कंपनी। इसके लिए एक डेफिनेशन है, हालांकि इसको अलग अलग भागों में बांट रखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक एज ए इकोनॉमिक पीसीएस के हिसाब से डेफिनेशन की हम बात करें तो ऐसे व्यावसायिक इकाइयाँ जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र सरकार, राज्य या स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्हें सार्वजनिक उपक्रम के नाम से जाना जाता है। अब PSUs भी कहते हैं इन्हें, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो कुल मिला के वे सभी कंपनियां जिस पे नियंत्रण किसका हो, सरकार का हो, उन पे स्वामित्व सरकार का हो, लाभ मिले तो सरकार को जाए, घाटा मिले तो सरकार को जाए, कुल मिला के सरल शब्दों में हम कहें तो सरकारी कंपनियां ही क्या कहलाती, सार्वजनिक उपक्रम कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि सार्वजनिक उपक्रम की हम विशेषता देख लेते हैं। अब वह सरकारी तो हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं भी उसकी निकल कर आती हैं सार्वजनिक उपक्रम की। तो एक एक करके हम इनकी विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर विशेषता क्या होगी, सबसे पहली बात सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन। कुल मिला के सरकारी कंपनी पर पूरा का पूरा स्वामित्व किसका होता है, सरकार का ही होता है। और उसको मैनेजमेंट, यानी कि उसको किस प्रकार से चलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे कौन तय करता है, सरकार ही तय करती है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सरकारी कंपनी कहेंगे। ओके, उसके बाद हम दूसरी बात करें तो सरकारी कोष से वित्तीय सहायता। हर साल जब बजट पारित होता है तो बजट में इन सभी जितने भी भारत में वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियां, उनके लिए स्पेशल बजट होता है। उस बजट में ये तय किया जाता है कि इस बार इस कंपनी को या इन कंपनियों को इतनी राशि दी जाएगी ताकि ये आगे भी काम कर सकें। तो इनको जितना भी पैसा मिलता है वो किससे मिलता है, अधिकांशतः पूरे सरकारी कोष से मिलता है। मेरा शब्द यहाँ कहने का अधिकांश है, पूरा नहीं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि इनमें शेयर कुछ प्राइवेट कंपनियों के भी होते हैं। अब मैंने आपको बताया भी था 51% शेयरधार वाला, ये मैं और आगे आपको डिटेल में बताऊँगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इन्हें सरकारी कोष से वित्तीय सहायता भी मिलती है। आगे हम बात करें लोक कल्याण, तो ये बात मैंने आपको अभी बता दी है कि इसमें जो लोक कल्याण की ही बातें निकल कर आती हैं कि वस्तुओं के दाम ज़्यादा न बढ़े, क्षेत्रीय असंतुलन कम रहे, तो सारी लोक कल्याण की बातें सार्वजनिक उपक्रम सोच कर ही लगाए जाते हैं। इसके बाद सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, तो आप देखेंगे अभी कि रेलवे हो गया, इसके अलावा संचार है, ठीक है, या डाक सेवा की मैं बात करूँ, ये अभी किसके अधीन है, सरकार के अधीन ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि ये अधिकांश तो उपयोगी सेवाएं, रेलवे बहुत आवश्यक है, संचार में जैसे BSNL MTNL को लाया गया था, डाक बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई, उनके लिए सार्वजनिक उपक्रम निकल कर आता है। अब बिस्कुट बनाने के लिए तो कोई सरकारी कंपनी नहीं है, क्योंकि ये इतना भी कोई आवश्यक नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या समझ में आ रही होगी कि सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं जैसे रेलवे, संचार, डाक हो गया है, जो आवश्यक हो, चाहे आपके लिए पेट्रोल क्यों ना हो, ठीक है, बिजली हो, ये मूलभूत आवश्यकता है होती हैं। आप बिस्कुट नहीं खाएंगे चल जाएगा, लेकिन बिना बिजली के तो आपका मोबाइल एक दिन भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। तो एक सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं भी ये प्रदान करता है। इसके अलावा सार्वजनिक जवाबदेही, देखिए होता क्या है कि इनके ऊपर सार्वजनिक जवाबदेही, यानी कि इन्हें हर साल संसद में पेश करना होता है कि इस वर्ष इस कंपनी ने इतना लाभ कमाया, इतना घाटा कमाया। तो जब इनके ऊपर सार्वजनिक जवाबदेही होती हैं, कुल मिला के भारत की जनता की जवाबदेही होती हैं, और उस जवाबदेही को निभाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं ताकि ये घाटे में ना जाए। एक चीज़ होती है इसमें। और लास्ट हम बात करें अत्यधिक औपचारिकताएँ, तो एक समस्या क्या होती हैं कि एक सरकारी कंपनी में इतने औपचारिकता होती, यानी कि आपको कोई भी काम करवाना, यानी सरकारी कंपनी चाहे
तो उसे कुछ नया तकनीक लाना, तो उसके लिए सरकार से पूछना, सरकार फिर किसी मंत्रालय से पूछे, मंत्रालय से उसे फिर आज्ञा मिले, और इतने तक तो काफ़ी टाइम लग जाता है, वे नई योजना ला नहीं पाती और तकनीक में फिर क्या होता है, पीछे चली जाती। तो ये इसकी एक समस्या भी हमारे सामने देखने को मिलती है। तो ये क्या थी, सार्वजनिक उपक्रम यानी कि सरकारी कंपनियों की विशेषताएं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों के संगठनों के प्रकार। अब मैं बार बार सरकारी कंपनी कह रहा हूँ, लेकिन सरकारी कंपनियाँ जो होती हैं या सार्वजनिक उपक्रम हैं, इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया। पहला तो ये संगठन के विभागीय उपक्रम, दूसरा संवैधानिक निगम और तीसरा सरकारी कंपनी। अब देखिए कैसे बांट रखा है। संगठन के विभागीय उपक्रम यानी कि कुछ तो ऐसे उद्यम है जिनके खुद के मंत्रालय होते हैं, जैसे कि आपने रेलवे मंत्रालय सुना होगा। अब रेल एक उद्योग के अंतर्गत ही आ रहा है, उसका पूरा परिचालन हो गया, निर्माण हो गया। तो ये क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके विशिष्ट क्या होते हैं, विभागीय उपक्रम होते हैं। इन्हें कहते हैं कि ये विभागीय उपक्रम के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि रेलवे, डाक सेवाएं, प्रसारण, है ना। तो आपने सुना होगा कि केंद्रीय प्रसारण मंत्री हो गया, या जो डाक सेवा ये भी प्रसारण के अंतर्गत आ जाती है। रेलवे हो गया है ना। या कानून, जो केंद्रीय सूचना कानून मंत्री, जिसमें सूचना इंफॉर्मेशन यानी कि टेक्नोलॉजी के रूप में आ गया। टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपनियां होती हैं जिनके खुद के अपने मंत्रालय होते हैं, पूरी की पूरी मंत्रालय के अधीन होती हैं और उनके लिए जवाबदेहिता होती है। जैसे कि परमाणु विभाग होता है, उसका अपना एक मंत्रालय होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कंपनियां भारत सरकार के जो मंत्रिमंडल होता है उसमें मंत्रालय के अधीन होती है। इसके अलावा कुछ कंपनियां संवैधानिक निगम या सार्वजनिक निगम, यानी कि इन कंपनियों के लिए क्या होता है कि बाकायदा बिल लाया गया होता है। मतलब कुछ कंपनियां इस आधार पर स्थापित होती हैं जिनके लिए क्या हो, बिल लाए गए हों, या संसद में कोई बिल पेश किया गया हो, बिल पेश होने के बाद में उस कंपनी का निर्माण हुआ हो। फॉर एग्जांपल LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, और राज्य व्यापार निगम। ये जो 2 कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां क्या है, अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये दोनों जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां सरकार ने एक अधिनियम ला रखा है, उस अधिनियम के तहत बनी हुई है। तो LIC जिसका आप बहुत नाम सुनते हैं, ये कौन सी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो आपके दिमाग में, मैंने पिछले 3 लेक्चर पढ़ाया, तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि सारी सरकारी कंपनियां घाटे में जाती है। ऐसा नहीं है। आज अगर आप HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या इंडियन गैस की टंकी का नाम सुनते हैं, है ना, तो जो इंडियन या इंडियन ऑयल हैं, ये भारत में नामी कंपनियां है सरकारी, लेकिन ये बहुत लाभ दे रही हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी BSNL जैसी कंपनियां हैं, भारत में बहुत नामी कंपनियां सरकारी जो बहुत लाभ दे रही है। आगे आगे अभी आपको नाम बता पड़ेगा, तो आप सोचेंगे कि हर सरकारी कंपनी बेकार नहीं होती। और तीसरा सरकारी कंपनी, तो जहां पर उसमें हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा सरकार की हो, वो क्या कहलाती है, सरकारी कंपनी। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका था लास्ट लेक्चर में कि अगर किसी कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर भारत सरकार के, तो ये सरकारी कंपनी कहलाएगी। बाकी चाहे 49% किसी के भी हो, प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, किसी के भी हो। लेकिन अगर 50 यानी कि 51 तक प्रतिशत शेयर, यानी कि जितना पैसा है वो अगर भारत सरकार के अधीन है, उसका लाभ, उसका मुनाफा, उसका घाटा, उसके शेयर, तो वो क्या कहलाती है, सरकारी कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर इन कंपनियों में मैंने आपको थोड़ी देर बाद पहले बात कही थी कि सभी बजट में सभी राशि इनके लिए नहीं होती है, क्योंकि कुछ प्राइवेट सेक्टर भी करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप करंट अफेयर्स अपडेट रहे होंगे, तो वर्ष 2019 और 20 के आरंभ में HPCL हो गया, ONGC हो गया, या इनका मर्ज किया गया, इनके बहुत सारा विनिवेश किया गया। अब विनिवेश क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, तो अब बार बार तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। विनिवेश यानी कि कुछ हिस्से को बेचा है, HPCL का कुछ बेचा है, ONGC का बेचा है, BSNL के बेचने की तैयारी हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सा बेच दिया जाता है, लेकिन फिर भी वे सरकारी है, क्योंकि 51% से ज़्यादा शेयर अभी भी सरकार के पास में। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम के संगठन। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हम, और अब बात करते हैं हम नवरत्न योजना की। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि 1991 में या उससे पहले बहुत सारी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, तो उनको क्या कर दिया गया, उनका निजीकरण कर दिया गया, पूरी तरीके से निजीकरण हुआ उनका। लेकिन ये भी देखा सरकार ने कि कुछ कंपनियां जो बहुत प्रॉफिट कर रही है, यानी कि सरकार की उम्मीद से परे साल दर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अब वहाँ पर क्या हुआ, कुछ कंपनियों का निजीकरण हुआ, तो वे कंपनियां जो प्रॉफिट कर रही थी, सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनको जैसा का तैसा छोड़ दिया।
फिर सरकार ने एक चीज़ सोची कि जब ये कंपनियां इतना अच्छा कर रही तो हमें इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी के लिए 1997 में क्या शुरू की गई, नवरत्न योजना शुरू की गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभावना दिखती है। सरकार ने नवरत्न योजना 1997 में आरंभ की और किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए 100 में से 60 अंक प्राप्त करने होते हैं। 6 मानकों द्वारा निर्धारित होते हैं। कुल मिला के इतना कि सरकार को लगता है कि ये कंपनियां ब्रांड बनने वाली, जैसे कि ONGC, हालांकि ये नवरत्न नहीं, ये तो भारत ने, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि आज ONGC वियतनाम में खुदाई करती है, रूस में खुदाई करती हैं, या जो भारत की और भी नामी कंपनियां, ऐसा लगता है कि वे विदेश में व्यापार कर सकते हैं और भविष्य में संभावना है। तो सरकार फिर क्या करती है, नवरत्न योजना के तहत लाती है। बस एक बात हमेशा याद रखें कि ये नवरत्न कंपनियां सिर्फ सरकारी कंपनियां हो सकती है, प्राइवेट कंपनियां बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर ऐसे नवरत्न में प्राइवेट आने लग जाएगी, सारी प्राइवेट ही कंपनियां चली जाएगी, तो उसमें क्या होता है कि साल भर में कुछ नियत मानक होते हैं, उसमें से 100 में से क्या होने पड़ते हैं, 60 नंबर लाने पड़ते हैं। और अगर कोई सरकारी कंपनी 100 में से 60 अंक लेकर आ गई तो उसे क्या होता है, नवरत्न में शामिल कर दिया जाता है, जहाँ पर उसे कुछ छूट मिलती हैं और कुछ धनराशि भी मिलने लग जाती है। अब ये 6 मानक क्या है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए 6 मानक जो हैं उसमें सबसे पहला है कुल परिसंपत्ति की तुलना में विशुद्ध लाभ। परिसंपत्ति मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि आपकी कुल परिसंपत्ति कितनी है, अगर मैं आपकी पूछूं, स्वाभाविक सी बात है आपने कान में कुछ पहना होगा, उसका कुछ मूल्य होगा, ठीक है। इसके अलावा और मैं बात करूं, जैसे मान लेते कान में कुछ पहना, वो 5,000 रुपये का, ठीक है, सोना आपने पहना हुआ है। 10,000 का मोबाइल आपकी जेब में पड़ा है। इसके अलावा मान लेते कि आपने 1,000 रुपये की ड्रेस पहन रखी है, 500 रुपये के जूते पहन रखे हैं, इसे बोलते हैं कुल परिसंपत्ति। अब आप देखेंगे कि आप चलते फिरते आपने शरीर पर इतना कुल ले रखा। वैसे क्या होता है कि किसी भी कंपनी के चाहे जितने भी प्रोडक्ट हो, उस कंपनी के सभी प्रोडक्ट, यहाँ हम बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं कि टाटा जो है साल भर में 10,000 ही ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मान लेते हैं 10,000 रुपये का उसका टोटल है, जिसमें उसकी कंपनी का पैसा, उसने जितनी गाड़ी बनाया उसका मूल्य ले लीजिए, आप सारा ले लेते, साल भर में 10,000 रुपये कुल उसकी परिसंपत्ति है ना। बात आ रही है आपको समझ में? कुल परिसंपत्ति यानी कि उसमें उस फैक्ट्री में जितने भी उपकरण लगे उन एक एक उपकरण का मूल्य हो गया, गाड़ी जितनी बनाए उनका मूल्य, बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे उपकरण हो गए उनका मूल्य। अब ये होते करते इसके अलावा कुल कितना लाभ वे कमा रहे हैं, यानी कि 10,000 की तो टोटल परिसंपत्ति है, लेकिन साल भर में वे 200 रुपये की कार उसने बेच दी, तो ये क्या कहलाएगा, उसका लाभ कहलाएगा। ओके, तो यहाँ तो मैं रेट कम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना ये हज़ारों करोड़ों में चलते हैं। तो कुल मिला के कुल परिसंपत्ति की तुलना में विशुद्ध लाभ क्या कहलाता है, ये देखा जाता है। क्या कहलाता नहीं, ये देखा जाता है। ये अगर प्लस में रहा या अच्छा रहा कुछ पॉइंट तक, तो इसमें फिर क्या होता है कि हाँ ठीक है, देख लिया जाता है। अगर ये सही है और कुछ निश्चित परसेंटेज से ज़्यादा है तो फिर उस कंपनी को ले लिया जाता है। तो पहला मानक तो ये उसे पूरा करना होता है। दूसरा, कुल उत्पादन लागत व सेवा लागत की तुलना में कुल श्रमिक लागत, यानी कि अगर इसको हम समझें फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते कि साल भर में उत्पादन लागत में 100 रुपये लगे। उत्पादन लागत यानी कि कोई कपड़ा बना रहा है, ठीक है, तो कपड़े में रंग हो गया, मशीन हो गया, सब कुछ हो गया, ये उत्पादन लागत। और उसे सेवा लागत यानी कि इसके अलावा उसे बेचने गए तो बेचने में परिवहन का जो खर्चा हुआ वो 50 रुपये, और ये इसकी तुलना में 150 रुपये तो सब कुछ हुआ, इसकी तुलना वहाँ पर जितने श्रमिक काम कर रहे थे उन श्रमिकों को कितना देना पड़ा, कि मान लेते हैं उन श्रमिकों को 50 रुपये की सैलरी साल भर में देना पड़ी। तो इसकी तुलना में देखा जाता है कि ये 150 और ये 50, यानी कि अच्छी चीज़ है। तो उत्पादन लागत में श्रमिक नहीं जोड़े जाते हैं, उसमें ये देखा जाता है बिजली का पैसा लगा, मशीन का पैसा लगा, है ना। एक समझ आप सोच पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उसमें बहुत सारी जो लागत लगती, हमने जीडीपी आपको बताया है, जीडीपी में बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। तो किसी भी वस्तु को जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी लागत लगती है। जैसे कि मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया था, तो ब्रेड बनेगा तो उसमें आटा लगेगा, इसके अलावा ओवन लगेगा, मशीन लगेगी, उसके अलावा विद्युत लगेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं। तो ऐसे ही किसी भी जो एक तरीके की कंपनी होती है उसके उत्पादन में लागत लगती है, और सेवा तो जब उसे बेचा जाता है उसकी, इसकी तुलना में श्रम शक्ति यानी कि मजदूरों को कितनी लागत हुई, कितनी सैलरी दी वे। इसके बाद में पूंजी नियोजन की तुलना में मूल्यह्रास, पूर्व लाभ, ब्याज व कर। ये क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है।
मान लेते हैं कि कंपनी ने 10,000 रुपये पूरे इस साल में सोचा कि 10,000 रुपये निवेश करूंगा, 10,000 रुपये की निवेश किया, लेकिन इस 10,000 रुपये मूल्यह्रास भी होता है। मूल्यह्रास मैंने आपको बताया था कि कुछ भी अगर मान लेते कोई ट्रक है, मुंबई से दिल्ली तक कोई सामान लेके जाती हैं और सामान लेने जब जाती हैं तो उस ड्राइवर को 20,000 रुपये मिलते हैं, तो 20,000 रुपये उसको क्लियर नहीं मिले, रास्ते में इन्हीं 20,000 में से कुछ वो खाएगा, अगर टायर पंक्चर हुआ तो उसके पैसे लगेंगे, इसके अलावा पेट्रोल भी डलवाएगा, तो ये जितना भी बीच का खर्च हुआ इसे हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। तो ऐसे ही साल भर में कोई फैक्ट्री लगाए तो बीच में टूट फूट भी होगी, नई मशीन्स भी लानी पड़ेगी, नई गाड़ियाँ लानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मूल्यह्रास, इसके अलावा पहले लाभ कितना था, अब लाभ कितना है, अगर आपने लोन लिया तो उसका ब्याज कितना लगा, इसके अलावा आपको कितना टैक्स भरना पड़ रहा, मतलब सारी चीज़ें निकालने के बाद कितना लाभ हो रहा वो भी देखा जाएगा, तभी उसको किस में शामिल किया जाएगा, नवरत्न में। इसके अलावा और भी चीज़ें देखें तो टर्नओवर की तुलना में मूल्यह्रास से पूर्व लाभ ब्याज कर, तो टर्नओवर क्या होता है, साल भर में कंपनी ने कितना मुनाफा या कितना प्रोडक्ट उत्पादित किया है, यानी कि 10,000 करोड़ की, ओके ऐसा समझ लेते हैं कि जो टाटा कंपनी उसने 10,000 करोड़ की बिक्री करी, इसमें लाभ हानि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं और वो भी नहीं देख रहा हूँ, 10,000 करोड़ की बिक्री करी, इस 10,000 करोड़ की बिक्री में से आपको मूल्यह्रास यानी कि जो शोरूम है उसकी लागत हुई होगी, इसके अलावा जो वहाँ पर कस्टमर जो आपने लगा रखे होंगे, जो व्यक्ति जो बेचने का काम करते हैं सेल्समैन, उनकी लागत, बहुत सारी लागत, ये घटाने के बाद पिछले साल क्या लाभ था और इस बार लोन लिया है उस पर ब्याज कर, यानी कि एक चीज़ जो आप समझिए वो ये कि कुल मिला के ये देखा जाता है कि यहाँ पर ऑल ओवर क्या चीज़ें हो रही है और एक शुद्ध चीज़ निकाल कर देखी जाती है। ओके चलिए, यहाँ तक आपको चीज़ें कंप्लीट हो गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं तो प्रति शेयर अर्जन, ठीक है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है लेकिन आशा करता हूँ आपको दिख जाएगा। प्रति शेयर अर्जन से मतलब यहाँ पर कि जैसे कि आपको शेयर मार्केट में पढ़ाऊँगा, लेकिन एक सिंपल शब्दों में समझिए कि कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में जाती है तो उसके हर एक शेयर का मूल्य होता है। जैसे कि आज जियो का एक शेयर का मूल्य 1400 रुपये है, ओके, मतलब आप एक शेयर खरीदते तो उसके कितने हैं, 1400 रुपये हैं। वहीं आइडिया के एक शेयर के रुपए जो है मात्र 6 रुपये हैं। ये शेयर किस आधार पर निर्धारित होते हैं, तो ये होते हैं कि मार्केट में कंपनी किस आधार पर ग्रो कर रही है। तो शेयर मार्केट में आपको बहुत डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इस बात को समझ लीजिए आप यहाँ पर कि कुल मिला के कि इसकी प्रति शेयर अर्जन अच्छी खासी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, अंतर क्षेत्रक प्रदर्शन, मतलब कुल मिला के उस कंपनी ने अगर वो प्रोडक्ट जो उत्पादित कर रही है वही प्रोडक्ट अगर दूसरी कंपनी भी उत्पादित कर रही है तो उसकी तुलना में उसकी बिक्री कैसी होगी। ओके, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो समझना चाहते थे वे ऊपर ऊपर समझ लीजिए। यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस जिस चीज़ को समझना वो ये कि जो कुल मिला के देखा जाता है कि साल भर में कितना लाभ कमाया, मूल्यह्रास को भी निकाल दें अगर हम, उसके अलावा उसने कितना प्रदर्शन किया, शेयर मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर इसमें 100 में से 60 अंक लेकर आ जाए तो उसमें किसमें शामिल कर देंगे, नवरत्न में शामिल कर देंगे। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि भारत में नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी है। अगर वर्तमान की बात करें तो कुल 14 कंपनियां हैं, जिसमें से पहली कंपनी में बात करूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है इसका काम होता है भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना, और ये कंपनी खासकर भारत सरकार में जैसे कि BSNL हो गई या और भी भारत सरकार के जो प्रोडक्ट लगते हैं उनमें अगर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार, जैसे कि अगर रो है, ठीक है, या IB है, अब उनको कोई साइबर कंप्यूटर चाहिए या कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए तो सुरक्षा के लिहाज से यही बनाती हैं। इसके अलावा भारत सरकार में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए ये बनाती, निजी क्षेत्र में बेचती है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं इसकी कि सिर्फ सरकार के लिए बनाए। दूसरा है भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड। तो कंटेनर निगम लिमिटेड जो है इसका प्रमुख कार्य होता है कि जो रेलवे में आप मालगाड़ी देखते हैं उस मालगाड़ी में कंटेनर को बनाना, इसके अलावा उस कंटेनर से सामान कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना, यानी कि जो बम्बई है उसके अगर बम्बई के जो तट है ना बंदरगाह है, वहाँ से अगर हरियाणा तक पहुँचाना हो मालगाड़ी के माध्यम से, यानी कि पूरा मालगाड़ी का संचालन मोटे तौर पर इस कंपनी द्वारा देखा जाता है, जिसे कॉनकॉर भी कहते हैं ना, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका काम क्या है, कुल मिला के माल परिवहन खासकर रेलवे क्षेत्र में ही काम करती।
ओके, कंटेनर नहीं बनाती, कंटेनर के माध्यम से जो माल होता है उसका वितरण करती है। उसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है इसका प्रमुख कार्य होता है जो भारत में अगर बड़े बड़े बांध बनाना हो या भारत में कोई बिल्डिंग्स बनानी हो या कुल मिला के सरकारी जो कार्य करना हो उसमें सारा डिज़ाइन हो या बड़ी पुलिया बनानी हो, जैसे आप सुनते हैं ना कि बोगीबिल पुल जो है या कोई सी भी बड़ी बड़ी पुलियाँ हैं उन सभी के डिज़ाइन बनाना हो, तो ये काम यही कंपनियाँ करती हैं। मैंने कहा है कि बड़े बांध हो पुलिया हो उसमें प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं करता कि पूंजी लागत होती, लाभ कम होता है, तो ऐसे में ये कंपनी काम करती है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसका जो प्रमुख कार्य है, इसका काम जो है वह किस में है, तो इसका काम है भारत में जो रक्षा उपकरण है वो बनाना। आपने सुना होगा कि भारत में मिसाइल बनाने में इसका सपोर्ट होता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो तेजस हेलीकॉप्टर हो गए या हल्के लड़ाकू विमान ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गए, ये सारे जो बनाने के कार्य हैं रक्षा क्षेत्र में ये करता है। इसके अलावा MTNL जो है, ये जैसे कि BSNL का आपने नाम सुना होगा, वैसे शहरों में टेलीफोन की सुविधा देने के लिए MTNL जो है वह कार्यरत हैं। हालांकि अब तो इसकी आवश्यकता बहुत कम हो गई है और ये तो अभी घाटे में चल रहा है, इसको तो पूरी बेचने की तैयारी है। उसके अलावा नाल्को की बात करें तो राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जिसे कहेंगे, इसका प्रमुख कार्य है भारत में जो एल्यूमिनियम है उसका उत्पादन करना। नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को बहुत नाम सुने होंगे, तो ये भारत की जो आपका नवरत्न है उसमें शामिल एल्यूमिनियम कंपनी जो एल्यूमिनियम बनाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, तो ये वही सरकारी भवन बनाती। इसके अलावा प्राइवेट भवन भी बना सकती हैं, लेकिन ये एक सरकारी कंपनी जो बड़े बड़े फ्लैट या बड़े बड़े कॉलोनियाँ वो तैयार ये करती है। चलिए, तो यहाँ तक ये 7 कंपनियाँ थी, 7 और कंपनियाँ हैं, कुल 14 कंपनियाँ मैंने आपको बताया। उसके बाद में NMDC जो हैं ये कंपनी है, और इसके अलावा हम और चर्चा करें तो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। हाँ, जो NMDC है ये कुल मिला के आपका जो बांध बनाना हो या यही इसी में काम करती है। ओके, इसके अलावा नेवेली लिग्नाइट जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये कोयला उत्पादन का कार्य करती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसे कि आपने जो HPCL है, कुल मिला के भारत में जो पेट्रोल डीजल है उसका वितरण ये करती हैं और उनका शोधन भी करती है। विदेश से जो कच्चा तेल आता है उस कच्चा तेल का क्या करती है, पेट्रोल और डीजल और जो केरोसिन है उसमें बदलती है, शोधन करती है। इसके बाद में PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका प्रमुख कार्य भारत में जो बिजली है उसका उत्पादन करना और उसकी सप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में और जो भारत में सौभाग्य योजना चली थी उसमें काफ़ी सपोर्ट किया था इसने। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो ये भारत में स्टील बनाने की नामी कंपनी है। उसके बाद में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसके काम लगभग सेम है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की ये सप्लाई करती है। और इसके अलावा है भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, तो ये जहाज रानी महामंत्रालय के अधीन आती है और इसका प्रमुख कार्य होता है जहाज़ों को संचालन करना। मतलब एक जो कंपनी है जिसने बहुत सारे जहाज किराए से ले रखे हैं, और ये कंपनी जैसे कि होता है ना बसें चलती हैं, वैसे ही ये कंपनी क्या करती है, एक मालिक है जिसमें बहुत सारे जहाज है जो विदेशी व्यापार करते हैं, यानी कि विदेश से आना जाना, कच्चा तेल लाना, बहुत सारे व्यापारी काम करते हैं। तो ये 14 कंपनियां नवरत्न में भारत सरकार द्वारा शामिल की गई है और ये लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ से 2 कंपनियां महारत्न में शामिल हो गई है जो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं मिनी रत्न योजना। तो जब सरकार ने नवरत्न योजना शुरू करी उसी वर्ष सरकार ने मिनी रत्न योजना भी शुरू करी। इसका प्रमुख कार्य था कि नवरत्न के अलावा मुनाफा कमा रहे अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शर्तों के साथ इन्हें वित्तीय संचालन प्रबंधन संबंधी स्वायत्ता प्रदान की गई। वर्तमान में इनकी संख्या 74 है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि पहले क्या हो रहा था 1991 से कि जो सरकारी कंपनियां थी इनके पास अगर अच्छे खासे प्लान भी हो और इनके पास कोई योजना भी हो तो उस योजना या प्लान को इन्हें लागू करने के लिए बहुत दौड़ना भागना पड़ता था, मंत्रालय के पास जाना हो, उसके बाद वहाँ से मंजूरी लेना हो। लेकिन जब ये कंपनियां नवरत्न और मिनी रत्न में शामिल हो जाती इन्हें छूट मिल जाती, यानी सरकार इन्हें क्या करती है कि इनके लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा इन्हें यूज़ करने के लिए अनुमति दे देती है, जिसमें पूरे फ्री होते हैं, इन्हें अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। और जब ऐसे में ये अपनी तकनीक प्रयोग कर सकते हैं तो कंपनी क्या करती है और मुनाफा कमाती। तो ऐसे में क्या किया, मिनी रत्न में भी यही किया, जो नवरत्न से थोड़ी छोटी हैं लेकिन लाभ कमा रही हैं।
तो उनको प्रबंधन या वित्तीय संचालन में स्वायत्तता यानी कि फ्री करने के लिए 74 जो हैं वो कंपनियां अभी इसमें शामिल है। और यहाँ पर वित्त जो है, पैसा तो उनको देगा कौन, वो तो सरकार ही देगी, लेकिन इनको जो अपना पैसा यूज़ करना, लाभों में से अगर कुछ निश्चित राशि हो वे ये अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मंत्रालय या जो भी सरकार है उससे इन्हें एक तरीके से मतलब परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अब ये याद रखिएगा कि इसमें 2 श्रेणी में बांट रखे हैं। जो मिनी रत्न है उसमें मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 है। तो मिनी रत्न फर्स्ट के अंतर्गत वे मिनी रत्न कंपनियां आती जो 1 वर्ष में 30 करोड़ से अधिक मुनाफे के साथ लगातार 3 वर्षों से मुनाफा कमाए, यानी कि कंटिन्यू 3 साल तक 30 करोड़ से ज़्यादा अगर वो मुनाफा कमाती, कितने साल तक, 3 साल तक कंटिन्यूसली, तो उसमें क्या कर सकती हैं, वह किस में शामिल हो जाएगी, मिनी रत्न फर्स्ट में शामिल हो जाएगी। और यहाँ पर यह कंपनियां अपने मूल्य के बराबर सरकार की आज्ञा के खर्च कर सकती हैं ना, सरकार की बिना आज्ञा के, समझ सकते हैं हम यहाँ पर। तो कुल मिला के 30 करोड़ से अधिक, हाँ चाहे वो 120 भी करोड़ कमा रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 30 करोड़ कंटिन्यू 3 साल तक होना चाहिए, तो किसमें शामिल हो जाएगी, मिनी रत्न फर्स्ट में। मिनी रत्न सेकेंड के लिए क्या हो, तो लगातार 3 वर्ष से लाभ कमाने वाली कंपनी को रखा जाता है। तो इसमें कितना लाभ है ये तो नहीं कहा गया, बस लाभ होना चाहिए। और ये कंपनियां मूल्य के 50% अथवा बिना सरकार की आज्ञा खर्च कर सकती हैं। तो इनका जो मूल्य है, यानी कि 10,000 करोड़ की कंपनी है तो लगभग ये 5,000 करोड़ खर्च कर सकती है। हालांकि ये राशि मैंने बहुत ज़्यादा बता दी है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि जितना होगा उसका 50% ये खर्च कर सकती हैं। तो मिनी रत्न में 2 है, 75 कंपनियां बहुत हैं तो उनके नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो तो आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, यहाँ से अभी स्पेसिफाई किया उद्योग वाला चैप्टर, तो यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, और मेंस में तो बनना तय है ही सही इस वाले सेक्टर से। ओके, अब हम बात करते हैं महारत्न योजना के बारे में। ये योजना काफ़ी लेट आई, और इस योजना में क्या हुआ कि जब ये देखा गया कि कुछ नवरत्न कंपनियां जो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कर रही है ना, यानी कि कुछ नवरत्न ऐसी कंपनियां थी। एक चीज़ और बता दूं, मैं थोड़ा चूक गया था, नवरत्न इसका नाम इसलिए रखा गया था कि जब 1997 में बनाया गया तब इसमें 9 ही कंपनियां शामिल थी, इस कारण से बाद में बढ़ा दी गई। तो नवरत्न जो कंपनियां थी, अगर कुछ कंपनियां ऐसी थी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, सरकार ने सोचा कि इनके लिए कुछ और योजना लानी चाहिए। तो वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत की गई, और बड़े आकार के नवरत्न उपक्रमों को बोर्ड संवर्धित शक्ति सौंपना, जिससे उपक्रमों का संचालन घरेलू बाजार के साथ वैश्विक बाजार में हो सके। यानी कि वे कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी धूम मचा रही है। अब हो सकता है कि भाई भारत में वे 500 करोड़ खर्च कर रहे थे, ठीक था, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में पैर रख रहे हो और वहाँ तो 5,000 करोड़ का आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 5,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आपको करना रहेगा, ठीक है। अब इसमें तो आप फिर बार बार सरकार की परमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पर सरकार द्वारा इनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने के लिए इनको किस में शामिल कर दिया गया, महारत्न में, ताकि वे कमा सकें। ये राशि निश्चित नहीं है, ये तो मैं आपको एक अनुमानित बता रहा हूँ, लेकिन ये कि बाहरी मार्केट में उनको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, तो 500 ज़्यादा में फिर परमिशन लेनी पड़ रही थी। तो ऐसे में छूट को बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियों को महारत्न में शामिल कर दिया गया। ओके, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब कोई कंपनी महारत्न कैसे होगी उसके भी कुछ मानदंड है। सबसे पहले कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। शेयर बाजार आपको पता होगा भारत में 2 हैं, BSE और NSE। BSE में कुल 30 कंपनियां रजिस्टर हो सकती हैं और NSE में कुल 50। यानी कि भारत में जो 80 शेयर मार्केट में कंपनियां हैं उनमें से उसका नाम होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रहा हो। इसके अलावा इस दौरान कंपनी ने 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। तीसरा है कि इस कंपनी का निवल मूल्य औसतन 15,000 करोड़ हो। ओके, ये 3 पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। इसके अलावा कुछ और बात, वो ये कि कंपनी के पास में नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। पहली बात तो ये हो जाएगी। इसके अलावा शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। अब ये 3 चीज़ क्या है ये आपको समझाते हैं। कुल मिला के पहला क्या है कि कंपनी का औसत कारोबार कितना हो, 25,000 करोड़ हो, है ना। और हाँ, एक चीज़ और ये कि कंपनी का विदेश में कारोबार होना चाहिए। तो 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ जाएंगे। बीच में जो कुछ टर्म्स आ रही है, औसत कारोबार, शुद्ध लाभ और कितना निवल मूल्य क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं।
औसत कारोबार मतलब ये कि मान लेते कि आपने अपनी दुकान खोली, 1000 रुपये की आप क्या लेके आए, साड़ी लेकर आए। ओके, इसे इंग्लिश में टर्नओवर भी कहते हैं। ठीक है, 1000 रुपये की साड़ी लेकर आए और आपने 1000 रुपये की साड़ी जो है उससे टोटल लाभ कमाया आपने कितना, 2000 रुपये का। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने का बिजनेस किया, तो आपने किया 3000 रुपये का। इसे ही बोलते हैं टर्नओवर। यानी कि जो कंपनी साल भर में ऐसा कुल मिला के ना, उसमें लाभ नहीं, लाभ के साथ में जो आपने बनाया था वो भी शामिल होगा। हम कहते हैं ना कि इस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, तो उसमें लाभ के साथ में उसकी संपत्ति भी शामिल होती है। तो 3000 रुपये क्या है, टोटल यहाँ पर कारोबार है। तो वही उस कंपनी का क्या होना चाहिए, 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे आप, लाभ भी शामिल होगा इसमें, सब कुछ शामिल होगा, ये 3 वर्षों के दौरान इसमें कहा गया है। तो औसत कारोबार 25,000 करोड़, यानी कि ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 की साड़ी लाए, 2000 में बेच दी, तो आपका कुल औसत कारोबार 3000 के लाएगा, जिसे हम कहते हैं टर्नओवर। दूसरा है शुद्ध लाभ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस दौरान, यानी कि 3 साल का ही है ना, ठीक है, 3 साल में 5000 करोड़ का शुद्ध लाभ होना चाहिए। ठीक है, और एक और पॉइंट है इसमें, कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़। इसको समझते हैं। देखिए, पहला तो आपको समझ में आ गया 3000 करोड़ रुपए। अब मैं आपको समझाता हूँ निवल मूल्य। निवल मूल्य से मतलब ये कि आपको 1000 रुपये की आप साड़ी लेकर आए, ओके, और आपने बेची कितने में, 2000 रुपये का आपने लाभ कमाया। ओके, तो यहाँ पर ये 2000 रुपये का जो लाभ है ये क्या कहलाता है, निवल मूल्य। आगे बात समझ में, 1000 रुपये की साड़ी लाए और टोटल 3000 में बेच दिया आपने, यानी कि 2000 का शुद्ध लाभ आपने कमाया। ठीक है, 2000 का लाभ आपने कमाया, शुद्ध नहीं, 2000 का कहूँगा मैं। तो ये क्या कहलाता है, निवल मूल्य कहलाता है। लेकिन अब इसमें ये भी तो सोचिए कि 2000 रुपये क्या आपको शुद्ध लाभ मिला, बिल्कुल नहीं। अगर आपने दुकान खोली होगी तो दुकान का किराया भी होगा, इसके अलावा और हम बात करें तो हो सकता है अगर आपने, ठीक है, मान लेते कि आप साड़ी कहाँ से लेकर आए, परिवहन का खर्चा लगा होगा, इसके अलावा 1-2 साड़ी मिस्टेक हो गई होगी, वो आपने फेंक दी होगी। यानी कि इसमें क्या चीज़ शामिल है कि एक तरह का मूल्यह्रास भी इसमें जुड़ा हुआ है। 2000 का जो लाभ इसमें क्या है, मूल्यह्रास भी जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या कहेंगे, निवल मूल्य। लेकिन अगर बारी आती शुद्ध लाभ की, तो इस 2000 रुपये में जो आपका दुकान का किराया हो, परिवहन का खर्चा हो, मान लेते 500 रुपये है, तो कुल मिला के 1500 रुपये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ। आगे मेरी बात समझ में, मैं फिर से पिछली स्लाइड पर लौटता हूँ कि कुल मिला के 25,000 का टर्नओवर, यानी कि 3000 रुपये की कुल साड़ी की बिक्री। अब आपको समझ में आ जाएगा। इस दौरान कंपनी ने 5000 करोड़ का शुद्ध लाभ, यानी कि 2000 का तो लाभ था, लेकिन उसमें से 500 रुपये किराया वगैरह परिवहन करके 1500 रुपये क्या हो गया, शुद्ध लाभ हो गया उस साड़ी का। और 3 वर्षों में निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए, यानी कि अगर हम देखें तो 3000 रुपये का कुल था, 1000 की साड़ी लाए थे, तो 2000 रुपये आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होगी। और शुद्ध लाभ को नेट प्रॉफिट कहते हैं और इसको नेट वर्थ कहते हैं। ओके, ये टर्म भी आप इंग्लिश में भी याद रख ले, नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट, और इसे कहते हैं टर्नओवर। तो ये मानदंड होते हैं। अगर ये मानदंड कोई कंपनी पूरा कर लेती है तो उस आधार पर फिर क्या होगा, वे कंपनी किस में शामिल हो जाएगी, महारत्न में शामिल हो जाएगी। और हम बात करें तो महारत्न में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, भेल कंपनी शामिल है, जो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि भारी उपकरण बनाती है, जिसमें मशीनी उपकरण हो गए, विद्युत उपकरण हो गए। उसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड है, तो इसका प्रमुख कार्य कोयले का उत्पादन करना, खनन करना और उसे बेचना होता है। गेल की बात करें तो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये भारत में जो गैस उत्पादन है ना, मतलब गैसों का उत्पादन करना, उत्पादन से मतलब यहाँ पर उनकी खोजबीन करना, जैसे कि समुद्र में कच्चा तेल भी खोजा जाता है, या असम में जो डिगबोई और नाहरकटियाँ हैं उन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती हैं, जो आपकी CNG LNG हैं, ये बाद में बनती हैं। लेकिन ये जो गैस हैं, जो खोजने का काम है, ये क्या करती हैं, गेल करती हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है जो विदेशों में भी गैस उत्खनन का कार्य करती है भारत सरकार के लिए। उसके बाद इंडियन ऑयल की काम बात करें तो आपने इंडियन गैस कंपनी का नाम सुना होगा, वो इसी के अधीन है। इसके अलावा इसके पेट्रोल पंप भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो इसका प्रमुख कार्य है तेल शोधन करना और उनकी बिक्री करना। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो ये भारत के प्रमुख बिजली घर चलाती है।
यानी कि जो भी आपने तापी विद्युत संयंत्र देखे हैं जिसमें कोयले से चलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में आपने अनूपपुर है, विंध्याचल हो गए, या जो भी आसपास के हैं वे सारे एनटीपीसी चलाती हैं, ठीक है, थर्मल पावर कॉरपोरेशन। उसके बाद ओएनजीसी नामी कंपनी है जिसका प्रमुख कार्य सिर्फ खनन का है, उत्पादन का नहीं है। और इसका प्रमुख कार्य जैसे कि रूस में इसने फिलहाल हाल ही में कुछ क्षेत्र लिया था, वहाँ पर ये कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ढूंढ रही है। इसके अलावा ये वियतनाम से प्राप्त कर रही है, बहुत नामी कंपनी है। इसके अलावा सेल की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो आपको पता होगा कि जो कच्चा इस्पात है उसके उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान हो गया है अभी चाइना के बाद में। तो हम दुनिया भर में इस्पात भी निर्यात करते हैं, स्टील की मैं बात कर रहा हूँ। भारत पेट्रोलियम, तो जैसा इंडियन ऑयल का काम है वैसा भारत पेट्रोल का और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों कंपनियों के काम सेम ही है। हालांकि इन तीनों को अब मर्ज करने की योजना चल रही है, वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर जो नई शामिल हुई कंपनी वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसमें से एक और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। ये जो दोनों कंपनियाँ इसमें थी आपके नवरत्न में, जो वर्ष 2019 में ही इधर शिफ्ट हो गई, यानी कि वहाँ पर 16 से निकलकर इधर 8 से 10 हो गई है। तो ये दो नई कंपनियाँ हैं, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये बिजली का उत्पादन करती है। तो साथियों, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न, और ये इमेज के थ्रू मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेहतर में मदद दे पाया हूँगा। अब फाइनली एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कंपनी अधिनियम, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। ये बताना मुझे ज़रूरी था क्योंकि जब हम इतनी उद्योग की बात करें, कंपनी की बात करें, तो इसे छोड़ नहीं सकते थे। भारत में 2013 में कंपनी अधिनियम आया था, हालांकि ये 2011 में था और 1956 से चल रहा है, लेकिन 2013 में ही जो कंपनी अधिनियम के रूल्स एंड रेगुलेशन बने उससे ही सारी भारत की कंपनियां चलती हैं। कंपनी अधिनियम सिर्फ जो आपकी सरकारी कंपनियां हैं उन्हीं के लिए नहीं है, कोई भी कंपनी, चाहे आप भी अपनी कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन इसी अधिनियम के तहत करवाना पड़ता है। तो 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ और यहाँ से एक व्यक्ति एक कंपनी का अवधारणा शुरू हुई। यानी कि पहले कुछ क्राइटेरिया था कि इतने लोग ही मिलकर एक कंपनी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या उन्हें इतनी राशि वगैरह चाहिए होती। अब एक व्यक्ति ही अपनी खुद की कंपनी खोल सकता है। उसके बाद में कुछ इसमें जो बातें हैं, लगभग इसमें तो बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे प्रावधान बता रहा हूँ। जैसे कि कंपनियों को अपना डेटा सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना होगा, यानी कि फाइलों का काम खत्म, अब नेट पर उन्हें रखना होगा। इसके अलावा कंपनी को बताना होगा कि कौन मुख्य प्रबंधक है और कौन कंपनी का प्रमोटर है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर कि भाई कौन प्रमोट कर रहा है, जैसे कि आप देखते होंगे किसी कंपनी का CEO अलग होता है, MD अलग होता है, महासचिव होता है, तो ये अलग अलग पद होते हैं। इन पद के कार्य भी अलग अलग होते हैं। बहुत सारी बार जो मुखौटा कंपनियां है ना, मुखौटा कंपनियां उन्हें कहते हैं कि जो रजिस्टर हो जाती हैं लेकिन काम नहीं करती हैं, उन्हें कहते हैं मुखौटा कंपनियां, या रजिस्टर किसी और के नाम से होती हैं, काम कुछ और कर रही होती, वे वाली चीज़ें। इसके अलावा ये भी कर दिया कि कोई व्यक्ति अधिकतम 20 कंपनियों का निदेशक, यानी कि डायरेक्टर एक साथ 20 कंपनियों का ही हो सकता है, जिसमें 10 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हो सकती है। यानी कि 10 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का कोई अधिकतम हो सकता है। 20 में तो प्राइवेट भी शामिल है, 20 के 20 प्राइवेट हो सकती हैं, लेकिन 10 ही सार्वजनिक होगी। ओके, तो यहाँ पर निदेशक आपने सुना होगा बहुत सी बार कि कोई एक व्यक्ति दो जगह डायरेक्टर होता है, दो कंपनियों में होता है, तो उस आधार पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ये भी बात कि देश की सीमा के भीतर और बाहर विलय और अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाना होगा। यानी कि बहुत सारी बार आपको पता होगा कि अभी फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं विलय करना या अधिग्रहण करना। या जैसे कि जो टाटा है उसने ओडी कंपनी को खरीद रखा है, जो जर्मनी कंपनी है। तो जब ऐसी कंपनियां एक दूसरे कंपनियों का क्या करती है, अधिग्रहण करती है, तो उन्हें क्या करना, तेजी से निपटाना। ये बहुत सारी बातें हैं और भी हैं, चाहे तो एक बार आप गूगल करके बातें पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बताना मुझे आवश्यक लगा क्योंकि जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये पढ़ना भी आवश्यक है। चलिए साथियों, तो फाइनली हमारा भारत में औद्योगिक विकास और उसके मुद्दे वाला चैप्टर खत्म होता है। लगभग 4 लेक्चर इसके हुए हैं और मुझे लगता है कि इसमें समय भी लगा, लेकिन आपको पता है कि क्वालिटी मीन्स PSC अड्डा, यानी कि समय लगेगा, वीडियो भी बड़े बन सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा मोटो है कि आपके साथ में हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करें। चलिए, तो इस पे एक बार चारों वीडियो को आप एक साथ ज़रूर देखें और इनको क्रम से देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इसीलिए क्रम डाल रखे हैं 1 2 3 4, और इसी क्रम के बेस पे देखें तो आपको सारे वीडियो समझ में आ जाएंगे।
आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।